हाय स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जानेंगे आज हम किसके बारे में बेटे? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने जान लिया था बेटे आईयूपीएसी नाम के बारे में, और आईयूपीएसी नाम हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो वही ध्यान रखना, आईयूपीएसी तभी हमारे क्लियर हो सकते हैं या कंप्लीट हो सकते हैं अगर हम उसका रिहर्सल करते रहेंगे। ठीक है बेटा, अगर रिहर्सल आपने नहीं किया तो ये आईयूपीएसी नाम भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, रूल्स याद रखना और रिहर्सल करते रहना। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, लेकिन फिर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो ये हमारा टॉपिक चलने वाला है आज से, तो इसमें बेटे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, श्योर बनेगा भाई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है 5 नंबर का एक। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया है तो आपके 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। चलो, तो हम जानते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ा था पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, है ना, वो पढ़ा था ना, वियोजन अभिक्रिया। तो बेटे वहां पर कार्बनिक यौगिक नहीं थे, अकार्बनिक यौगिक थे। अकार्बनिक यौगिक से रिलेटेड वो रिएक्शन थी, लेकिन अब जो हम अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं बेटे कार्बनिक यौगिक से पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना, कार्बनिक यौगिक में जो रिएक्शन हम करते हैं, कार्बनिक यौगिक की जो अभिक्रियाएं होती हैं वे बेटे बंधों के टूटने पर होती हैं। तो याद रखना कि यहाँ पर उनसे थोड़ा अलग फंडा होगा। ठीक है, चलो सीख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता के चलता हूँ क्या कुछ सूत्र जिनकी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो बेटे इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अकार्बनिक रसायन से हटके हैं थोड़े से। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी भैया, मेथेन की बात करते हैं। किसकी भैया? मेथेन। तो मेथेन का सूत्र होता है हमारा CH4। क्या होता है बेटे? CH4। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, मेथिल एल्कोहल की। किसकी बेटे? मेथिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम तो आपको सबको आते हैं लिखने इनके। ठीक है, आईयूपीएसी नाम आप लिख लेंगे इनके, OH। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, एथिल एल्कोहल की। एथिल एल्कोहल, तो क्या सूत्र होगा हमारा, C2H5OH, या फिर हम इसको CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, एसिटिक अम्ल की। CH3COOH। और उसके बाद सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COONA। एक होता है हमारा एथिल एसीटेट। CH3COO C2H5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें, चलिए ये सूत्र हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इनकी, तो इन सूत्रों को याद रख लेंगे भाई। उसके बाद अगर हम बात कर लें, चलो एक क्वेश्चन एक और आ जाता है, एक और सूत्र मुझे याद है, हाँ, सोडियम। सूत्र तो बहुत होते हैं बेटे, मगर इनकी बस जरूरत आपको पड़ेगी, वही मैंने लिखवाए हैं। एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड का सूत्र बनता है हमारे पास C2H5ONA। और एक होता है हमारा मेथिल क्लोराइड, ये CH3Cl हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला टर्म्स हमें कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण में जानना है। किसके बारे में बेटे? दहन के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले। किसके बारे में जानेंगे बेटे? दहन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कॉम्ब्यूशन कहते हैं। होता क्या है दहन, समझना। पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में लिख बताऊंगा कैसे आप लिखेंगे। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। दहन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है?
प्रतिस्थापन क्या होता है। तो ऐसे टिप्पणी पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर रिएक्शन भी दिखानी पड़ेगी उसकी, और साथ में क्या करना पड़ेगा बेटे, आपको उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। तो पहले अगर आपको रिएक्शन आती है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको रिएक्शन सिखाऊंगा तब उसके बारे में लिखना सिखाऊंगा, ठीक है बेटा। चलिए मान लेते हैं हम हमारे यहाँ पर कार्बन है और हम कार्बन को वायु की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं या बर्न कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं, मतलब आई मीन उसको जलाना ही क्या है हमारा, CO2 बनेगा, साथ में क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी, और साथ में क्या प्राप्त होगा बेटे, प्रकाश भी प्राप्त होगा। क्या होगा, ऊष्मा एवं प्रकाश, ठीक है। कार्बन हमने जलाया तो CO2 बनी। अगर मैं कार्बन के अलावा अगर मान लो सपोज करो कार्बन से बनने वाला हमारा मीथेन जो है, कार्बन का ये एक अपरूप है, मीथेन को मैंने क्या किया है, जलाया है वायु के साथ, तो ये क्या देगा भैया, CO2 प्लस साथ में क्या देगा, जल देगा, क्योंकि बेटे अब कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ गई है तो इसलिए जल भी देगा और ऊष्मा भी देगा, और साथ में क्या देगा भैया, एवं प्रकाश देगा, ठीक है। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक दिस, जैसे कि हमने मान लिया है, मान लो एथेनॉल होता है हमारा, एथेनॉल क्या है, एथिल अल्कोहल, यहाँ पर लिखा है, मैंने बताया था ना, एथिल अल्कोहल को ही एथेनॉल के नाम से जानते हैं। इसको भी मैं वायु की उपस्थिति में क्या कर रहा हूँ, बर्न कर रहा हूँ, ये जला रहा हूँ, तो ये भी क्या करेगा बेटे, CO2 और जल देगा, और साथ में क्या देगा, ऊष्मा एवं क्या देगा भैया, प्रकाश देगा। क्या देगा बेटे, प्रकाश देगा। चलो अब हमें एक बात पर ध्यान देना है, क्या क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है, नहीं भैया अभी हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, कार्बन कितना है यहाँ पर, एक है, यहाँ भी एक है, H के 4 है, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन के 2 हो गए इधर, और 2 और 2 4 हो गए, तो 2 दूनी 4 कर देंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब ध्यान दे लेते हैं यहाँ पर एथेनॉल पर। तो एथेनॉल जो है हमारा, इसमें कार्बन 2 है, यहाँ पर हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब हमारे पास कितने हो गए, सी के कितने हो गए, 2 हो गए, बट H के कितने हैं, 5 और 1 6, तो 3 दूनी 6 हो गई। बट ऑक्सीजन के कितने हुए, 2 दूनी 4, और 4 और 3 7, और तो यहाँ पर हम कितने गुना कर देंगे भैया, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, बैलेंस है। तो चलिए भाई अब हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हम यहाँ से कैसे क्या करेंगे भैया, इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। दहन का मतलब पता चल गया है हमको, तो हम कहेंगे क्या, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊष्मा, ठीक है बेटा, इसमें जलवाष्प दिया जाता है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऊष्मा एवं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊष्मा प्राप्त होती है दहन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो बेटे बन गई ना, इससे ही हमारी क्या बन गई है, थ्योरी बन गई है इसकी, मतलब कैसे हमने इसको पूरा वाक्य में लिखा है शॉर्ट रिएक्शन को। तो हमने कहा कार्बनिक यौगिक क्या है हमारे पास, मीथेन है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो इनको किस में जला रहे हैं हम भैया, वायु की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है, एवं ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी बेटे, कि यहां से एक टर्म्स हमारा बन जाता है कि अगर हम लोग, हमने पढ़ा था अभी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो मैं दोनों के लिए एक बात बता के चलता हूं। मान लो अगर हमारे पास क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा है बेटे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, और दूसरे हमारे होते हैं असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, अगर मैं इनको वायु में जलाऊंगा तो हम कह सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन
स्वच्छ क्या भैया, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं के साथ, किसके बेटे, काले धुएं के साथ पीली ज्वाला, की लो में जलते हैं। ठीक है बेटा, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे, ये किसकी तरह जलते हैं भैया, काले धुएं के साथ जलते हैं और किसमें, पीली ज्वाला में जलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, कि अगर हमारा स्टोव है या फिर हमारा गैस चूल्हा है, कभी कभी हमने देखा है कि गैस चूल्हे पर कभी कभी बर्तन काले होने लगते हैं बेटे, उसका कारण क्या होता है, क्यों काले होते हैं। तो बर्तन काले होने का मतलब होता है कि जो बर्तन होते हैं हमारे, उनके काले होने का कारण क्या है कि जब कभी कभी हमारे जो वायु के छिद्र गैस चूल्हे में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं या लॉक हो जाते हैं, तो उनसे पूर्ण वायु उन्हें मिल नहीं पाती है दहन के लिए, तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है। तो मैं कह सकता हूं यहां से, ये नोट पॉइंट याद रखेंगे, क्या है भैया नोट पॉइंट, कि अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कजली ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये टर्म्स हमारा यहां से क्लियर हो जाता है दहन में। तो दहन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। अगर दहन पर आपसे टिप्पणी पूछता है तो बेटे आपको ये सब नहीं दिखाना है, बस आपको मात्र इतना दिखाना है। ठीक है, चलेगा। उसके बाद सेकंड टर्म्स हमारा आ जाता है दहन के बाद, अगला टर्म्स हमारा आता है ऑक्सीकरण। भैया बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी क्लासों में भी काम आएगा। ऑक्सीकरण, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीकरण में आपको पता है ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, आप लोग पहले भी पढ़ के आए हैं, या हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। बट हमें जानना है कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण कैसे होता है, उसे हमें समझना है। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं कह सकता हूं कार्बनिक यौगिक जो है हमारे, तो मैं इसमें ये पॉइंट लिख के चलता हूं, पहले लिखना पड़ेगा मुझे। कार्बनिक जो यौगिक है हमारे, यौगिक सरलता से क्या हो जाते हैं बेटे, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो मेन चीज हमें यहां पर क्या पता होना चाहिए कि इन्हें ऑक्सीकृत करते कौन है। इनको ऑक्सीकृत करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो याद रखेंगे ये पॉइंट भी हम लोग। दूसरा पॉइंट जान लेते हैं यहां पर, क्या बेटे, कुछ पदार्थ
अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। चलो, अगर ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं तो सबसे मेन चीज क्या है, हमें जानना है किसके बारे में बेटे, कि वो ऑक्सीकारक होते क्या हैं। तो अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे मेन चीज की जरूरत पड़ेगी बेटे, ये स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रखना, उत्प्रेरक की। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटे? उत्प्रेरक। देखो ये अलग से है, जरा मैं इसमें थोड़ा सा अलग बता के चला हूं आपको। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं भैया? परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं बेटे? परिवर्तित करते हैं, लेकिन अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। किसको बेटे? अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते। क्या कहलाते हैं बेटे? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। चलो, अब अगर हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, ये टर्म्स तो हमारा हो जाता है उत्प्रेरक के बारे में। ठीक है बेटा, उत्प्रेरक क्या होते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमें उत्प्रेरक क्या लेने हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं वही हमारे ऑक्सीकारक होते हैं। तो लाइक दिस, इसमें जो उत्प्रेरक होंगे बेटे, क्या होंगे? उत्प्रेरक होंगे वो या तो होगा हमारा अम्लीय पोटेशियम डाई क्रोमेट। नाम बड़ा है ना, तो हम सीधा इसे लिख देते हैं अम्लीय। सूत्र में लिखेंगे अम्लीय K2Cr2O7। या फिर हमारा होता है क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या हो गया? तो इसे हम सूत्र में दिखाएंगे क्षारीय कमीनोफोर, मतलब आई मीन K-मैनोफोर है। ठीक है बेटा, क्या है? K-मैनोफोर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, कि कैसे ये अभिक्रिया करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं यहाँ पर, एथेनॉल का लेके चलेंगे। किसका लेके चलेंगे बेटे? एथेनॉल का। आई मीन एथिल एल्कोहल। तो CH3CH2OH। ठीक है बेटा, इनमें से दोनों में से कोई सा भी ले लो, ये पावरफुल होता है ज्यादा। तो पहले वाले से बता रहा हूं आपको। तो जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो बेटे इसकी खासियत है, एक बात ध्यान रखना, जब ये अम्लीय K2Cr2O7 होता है, ये भी बड़ी क्लासों में आप लोग जानोगे, तो ये क्या करता है? एक ऑक्सीजन देता है जिसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। और नवजात ऑक्सीजन को बेटे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे। ठीक है बेटा, नवजात ऑक्सीजन है ना, और ऊपर लिख लेते हैं अम्लीय K2Cr2O7। ठीक है बेटा, लिख लिया। अब मैंने क्या बताया आपको, ये जो अम्लीय K2Cr2O7 है, ये ही विघटित होकर ये वाली नवजात ऑक्सीजन देता है। अब मैं इसको अगर आपके सामने थोड़ा सा खुल के ले आऊं, लाइक दिस, इस तरह से,
ऐसे OH, समझना बेटे ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो मैंने इसको क्या किया है, एथिल एल्कोहल को खोल के लिख लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें होता क्या है, आप लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन की या तो कमी हो सकती है या फिर क्या हो सकता है बेटे, ऑक्सीजन की वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहां से क्या कहूंगा कि यहां से अगर ये वाला बंध टूटता है, मान लो ये वाला बंध, और यहां से ये वाला बंध टूटे तो क्या बाहर चला जाएगा, जल। तो बचेगा क्या हमारा CH3, ये वाला CH3 हो गया, CHO, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बन गया CH3CHO, ठीक है बेटा। और रिमूव क्या हुआ यहां से, जल। तो देखो ऑक्सीजन की कमी हुई या हाइड्रोजन की, भैया हाइड्रोजन की कमी हुई। पहले हाइड्रोजन कितने थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 थे, अब 3 1 4 बचे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं भैया, यहां मेरा ऑक्सीकरण हो गया है। तो ये जो हमारा सूत्र बन के आया है बेटे, मैंने वहां पर नहीं लिखा है शायद, इसको हम IUPAC में एथेनेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटे, एथेनेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर इसे एस्टल्डिहाइड भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, अगले टर्म्स को अगर मैंने फिर से इसको उठाया और क्या किया, फिर से इसका ऑक्सीकरण कर दिया, अम्लीय K2Cr2 के साथ। अब हुआ क्या भैया मेरा, अब इस ऑक्सीजन का इसमें संकलन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटे इसमें होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ क्या हो जाएगी, संकलित हो जाएगी, और संकलित होकर क्या करेगी, योग करके बना देगी CH3COOH, जिसका नाम आपके सामने है एसिटिक अम्ल, या मैं इसको एथेनोइक अम्ल के नाम से जानूंगा भैया। चीटी के अंदर मैंने बताया था फॉर्मिक एसिड होता है, और सिरके में कौन सा होता है भैया, यही होता है जिसे हम पढ़ रहे हैं, एथेनोइक अम्ल। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ये जो पावरफुल इंसान कौन है भैया, कमीनोफोर, है ना, क्षारीय कैमेनोफोर, इसकी बात देख लेते हैं। ये इतना पावरफुल होता है बेटे, ये इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर रहा है, फिर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या कहता है, मैं इतना पावरफुल हूं, मैं इसको सीधा इसमें कन्वर्ट करूंगा। कैसे, अगर हमने एथेनॉल लिया है और उसका ऑक्सीकरण हम किसके साथ कर रहे हैं भैया, क्षारीय KMnO4 के साथ कर रहे हैं, तो क्षारीय KMnO4 क्या करेगा भैया, नवजात ऑक्सीजन हम कितनी बार ले लेंगे, अब 2 बार ले लेंगे। तो हमें पता है सीधा सा, मैंने कहा पहले स्टेप में जल बाहर गया और दूसरे में कन्वर्ट हुआ किसमें, एथेनॉइक अम्ल में। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लिख देंगे, तो हमारा ये क्या बनाएगा, सीधा CH3COOH, और साथ में रिमूव करेगा भैया जल, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा यहां से क्लियर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये क्षारीय KMnO4 इतना पावरफुल होता है, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये एथेनॉल को सीधा ही किसमें कन्वर्ट कर देता है भैया, एथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। जबकि हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 कितने बार में करता है भैया, 2 बार में ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ऑक्सीकरण यहां से समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ बेटे, अगला टर्म्स हमारा कौन सा होगा, संकलन अभिक्रिया। कौन सा होगा बेटे, संकलन अभिक्रिया। चलिए, चलो तो भाई अब जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, संकलन अभिक्रिया के बारे में। संकलन का मतलब एक तरह से जुड़ना ही है बेटे, ठीक है। तो संकलन अभिक्रिया का मैंने कहा ना, पहले उदाहरण समझ कर चलेंगे तब इसके बारे में लिखेंगे। मान लो हमने कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप इसके नाम से वाकिफ हैं, कितने 2 हैं, C, कितने C है भैया, 2 C है। तो इसका नाम क्या हो गया भैया, एथीन हो गया है, क्या है, एथीन। चलो,
अब मैं एथीन पर किसका संकलन करा रहा हूं? हाइड्रोजन का। और यहां पर उत्प्रेरक क्या ले रहा हूं? या तो मैं निकिल ले सकता हूं, या फिर मैं पीडी ले सकता हूं, या फिर मैं पीटी ले सकता हूं। ठीक है बेटा, चलिए पीडी को छोड़ देते हैं, पीडी या निकिल ले लेते हैं, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए। चलो अब क्या होता है, यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के पास और एक इसके पास। कार्बन का डबल बॉन्ड टूटने से जो अधूरी वैलेंसी होगी उसको कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि पता है हाइड्रोकार्बन में दोस्ती पक्की होती है। तो अब हमारा क्या बचेगा भैया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बन क्या गया भैया? हमारा एथेन बन गया है, क्योंकि C के 2 आ गए हैं। तो मैं यहां से क्या कहूंगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या कह सकते हैं Na कोमा या करके लिख देंगे पीडी उत्प्रेरक। अभी बताया था मैंने उत्प्रेरक की परिभाषा के बारे में। उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के योग द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। क्या देते हैं बेटे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। संकलन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात और भी हमें ध्यान रखनी है बेटे, क्या कि जो हमारे पास वनस्पति तेल होते हैं, क्या होते हैं बेटे? वनस्पति तेल जो होते हैं लाइक दिस, वनस्पति तेल। ठीक है बेटा, अगर मैं इनका क्या करूं भैया? हाइड्रोजनीकरण करूं। क्या करूं? हाइड्रोजन का क्या करूं? इन पे योग करूं, तो इन पर हाइड्रोजन का योग करने से ही क्या है, बदल जाते हैं ये वनस्पति घी में बदल जाते हैं। किसमें बेटे? वनस्पति घी। आपने सुना होगा डालडा घी वगैरह जो होते हैं वनस्पति घी होते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो याद रखेंगे ये बात, हमारे जो वनस्पति तेल होते हैं उनसे ही हम क्या प्राप्त करते हैं बेटे? वनस्पति घी प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूं किसकी बेटे? अब मुझे बताओ, वनस्पति तेल और वनस्पति घी, या फिर मैं कह सकता हूं जंतु से प्राप्त होने वाले जो घी होते हैं, आई मीन देसी घी जिसे आप बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो कौन सा लाभदायक होता है? तुम कहोगे जी पावरफुल देसी घी होता है। देसी घी पावरफुल होता है, मैं मान सकता हूं बेटे, लेकिन हमारी बॉडी उसे जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो भारी होते हैं, तो इसीलिए क्या होते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालते हैं। इसीलिए तो हम खाना बनाने में क्या यूज करते हैं बेटे? हम खाना बनाने में देसी घी के जगह वनस्पति तेल यूज करते हैं। ठीक है ना, ये मत कहना कि महंगे होता है देसी घी इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, वो लाभदायक भी नहीं होता है बेटे, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर मान लो कुछ टाइम आपने उसको खाया तो आपकी बॉडी को ठप कर देगा, ठीक है, लीवर बैठ जाएगा। चलिए, तो हम कह सकते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो वसा होते हैं वो संतृप्त होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते। इसीलिए हमें क्या इस्तेमाल करने चाहिए खाने में? वनस्पति तेल इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट जान लेते हैं हम किसके बारे में। इतना कुछ हमने जान लिया है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम समझेंगे बेटे। संकलन में एक एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत अच्छा आ जाता है लाइक दिस। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझ के चलते हैं हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड, चलो CH2 का लेते हैं हम। इस पर किसका? जल। जल क्या होता है हमारा? HOH होता है ना बेटे। तो मैं जल को किसके रूप में लिख रहा हूँ? H2O को HOH के रूप में लिख रहा हूँ, है कंफ्यूज नहीं होने का। डबल बॉन्ड टूटेगा, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। उत्प्रेरक क्या होगा हमारा? अम्ल होगा यहाँ पर। तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या है भैया? यहाँ पर एक H गया तो क्या हो गया? CH3 हो गया है, और आगे क्या आ गया हमारा? CH2 के साथ क्या जुड़ गया? OH। तो भैया क्या बन गया है हमारा? ये एथेनॉल बन गया है। कौन सा नॉल बन गया है भैया? एथेनॉल बन गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को जानना है किसके बारे में बेटे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बेटे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
चलिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है इसको भी समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब किसी संतृप्त, अच्छा पहले मैं बता दूं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेटे, ये बहुत कम क्रिया करते हैं, लाइक दिस, इनकी क्रियाएं बहुत कम होती हैं, ये बहुत अनअभिक्रिय होते हैं, एक तरह से मैं मान सकता हूं। बट लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये क्या कर सकते हैं, तो वही बात मैं बताना चाहता हूं। पहले चलो एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उसके बाद मान लो हमारे पास मीथेन है, क्या है बेटे, मीथेन है, और मीथेन में क्या है, हाइड्रोजन है, और मैं इसकी क्रिया किसके साथ करा रहा हूं, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, या मैं Cl2 लिख सकता हूं, और किसकी उपस्थिति में भैया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश मतलब सनलाइट की प्रेजेंट में। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मैं मीथेन की क्रिया किसके साथ कराता हूं बेटे, Cl के साथ, तो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, और ये वाला Cl क्या करता है, ये Cl इस H को यहां से क्या करता है, विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ से मेरे पास बचेगा H के C के साथ कितने बचे हैं, 3, और अब यहाँ से अगर H गया है तो Cl ने इसको इसके स्थान से क्या किया है, प्रतिस्थापित किया है, तो CH3Cl आ जाएगा, और रिमूव क्या हो जाएगा, HCl। तो मैं इसे क्या कहूंगा बेटे, मैथिल क्लोराइड, क्या कहूंगा, मैथिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया की तरह मंदी होने के कारण, मतलब मंद होने के कारण होता क्या है, ये बार बार क्या करता रहेगा, मैं अगर फिर से दोबारा करूं तो फिर दोबारा एक और Cl चला जाएगा, फिर दोबारा चौबारा, मतलब कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन क्या कर सकता है, यहां से हाइड्रोजन का क्या कर सकता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से प्रतिस्थापन कर सकता है, बट किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो मैं क्या कहूंगा, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से क्या करता है, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को क्या कर देता है बेटे, प्रतिस्थापित कर देता है, और क्लोरीन का क्या हो जाता है, संकलन हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे हम, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन, चलो Cl2 लिख देते हैं, Cl2 हाइड्रो कार्बन में से, हाइड्रोकार्बन से लिख देंगे, चलो हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, एवं क्लोरीन का क्या हो जाता है बेटे, संकलन हो जाता है। संकलन का मतलब समझते हो, योग। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए, तो ये हमारी डेफिनेशन यहां से हो जाती है, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, एवं क्लोरीन का क्या हो जाता है बेटे, संकलन हो जाता है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा। चलो एक बात और मैं कहना चाहूंगा, भाई मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, तो राइटिंग पे ध्यान मत देना, अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो समझना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जानते हैं आगे। क्या बेटे, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, ठीक है बेटा, इंपोर्टेंट अभिक्रिया है एस्ट्रीकरण, ठीक है बेटा। तो एस्ट्रीकरण की जो अभिक्रिया है आपकी, तो इसको याद रखने की मैं ट्रिक बता देता हूं बेटे। इसमें शब्द आ रहा है एस्टर, तो याद रखना इन अभिक्रियाओं में हमेशा क्या प्राप्त होगा बेटे, एस्टर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटे, एस्टर प्राप्त होगा, इसलिए इनको एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। और कैसे, चलो पहले रिएक्शन समझते हैं, फिर उसके बाद हिंदी लिखते हैं। पहले एग्जाम्पल ही मैं सीधा लेके चल रहा हूं, हर किसी का मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, किसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए, अगर मैं कहता हूं हमारे पास क्या है, एसिटिक अम्ल CH3COOH,
और इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं बेटे, एथिल एल्कोहल के साथ करा रहे हैं। मैंने नाम लिखवाए थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है बेटा। ये एसिटिक अम्ल है, इसकी क्रिया मैं एथिल एल्कोहल के साथ करा रहा हूं। चिन्ह में मुझे ये वाला लगाना पड़ेगा बेटे, इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल, ठीक है बेटा। ये उत्क्रमणीय का चिन्ह होता है। तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु OH के साथ क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से भैया, जल। तो बचा क्या हमारे पास, CH3COO C2H5, क्या बचेगा बेटे, CH3COO C2H5, ठीक है। अब प्लस रिमूव क्या हो गया है हमारा, जल, ठीक है। तो यहां पर इसका नाम क्या है, मैंने भी सूत्र लिखाया भी था, फिर मैं लिख देता हूं, एथिल एसीटेट, ठीक है बेटा। तो एथिल एसीटेट जो है ये क्या है, एक एस्टर है बेटे, क्या है, अगर आपको नाम याद ना रहे तो आप सीधा यहां पर क्या लिख देंगे बेटे, एस्टर लिख देंगे, ठीक है। इसके नाम से तो आपको याद रहेगा, एस्ट्रीकरण से मतलब है एस्टर। और यहां पर क्या लेंगे, एल्कोहल, ये वाला एल्कोहल है, ये क्या है हमारा अम्ल है, ठीक है बेटा। अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा एस्टर का प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, हमारा एस्ट्रीकरण कहलाता है। यही टिप्पणी में आपको लिखना है, ठीक है बेटा। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, मैं पहले ही बता चुका हूं, पेपर में श्योर लगेगी। तो मैं क्या कहूंगा यहां से, हिंदी क्या बनेगी मेरी, एल्कोहलों की अभिक्रिया, पहले अम्ल लिया है तो चलो अम्ल ले लेते हैं, अम्लों की, अच्छा यहां अम्ल ही क्या होगा बेटे, उत्प्रेरक होगा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अम्लों की अभिक्रिया एल्कोहलों के साथ, किसके साथ, एल्कोहलों के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एस्टर का प्राप्त होना, एस्टर का प्राप्त होना एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए भाई, मैंने आपको 4-5 टिप्पणी करा दी है। तो नेक्स्ट अब हम जानेंगे कुछ कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधियां और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में भाई वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी वीडियो में इसलिए ला रहा हूं ताकि आप बोर भी ना हो और अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है बेटे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।